सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने बीए पार्ट सेकंड का इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया, वन संसाधन, वो अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे जल संसाधन, जल का मानव के दैनिक जीवन में उपयोग। जल संसाधन, अब देखो है पूरा क्वेश्चन लिखने वाला है, फिर भी अपन कोई करंट के जो डाटा हैं वो अपन लिख लेते हैं, कई एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं वो। ये अपनी पृथ्वी या संपूर्ण ग्लोब, इस पर लगभग 71% भाग पर, तो 71% भाग पर क्या है, जल है, और जो 29% है वो क्या है, थल भाग है। ये चीज़ तो सबको पता है, अपन बचपन से ये चीज़ें पढ़ते हैं। अगर करंट डाटा के रूप में अगर आप देखो तो 70.95 यूँ लिखते हैं अपन, और इसको 29.5 ऐसे लिखते हैं। अब आगे अगर अपन देखें तब देखो, अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध है ना अपना, वो स्थलीय भाग है ज़्यादातर, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो जलीय भाग है। तब अगर इसमें अपन देखेंगे भाई, इसमें जल भाग कितना है, तो इसका जो 60% है ना, वो तो कितना क्या है, जल भाग है, और 40% है वो है स्थल, ठीक। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका 81% ये तो है जल भाग, और जो बचा 19% वो क्या है, स्थल भाग। एक तो ये चीज। अब सेकंड चीज आप देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है, 71%। तो जो 71% है ना, 71%, इसका 71% का 97% जल है ना, वो कहाँ है, 97% वो है महासागरों में। वो कहाँ है, महासागरों में। जो अपन पढ़ते हैं ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ये इन महासागरों में कितना प्रतिशत है, जो टोटल 71% जो जल है ना, उसका 97% कहाँ है, महासागरों में। अब पीछे कितना बचा, 3%, पीछे बचा 3%। तो इसका लगभग 2% है ना, एकदम बिल्कुल करेक्ट डाटा है, वो अपन लिख लेंगे नोट्सों में। मोटे मोटे तौर पर आप देख लो, 97% वो महासागरों में है, जो 3% शेष बचा, इसमें से 2% है वो पर्वतों पर बर्फ के रूप में, क्या, बर्फ के रूप में। अब जो 1% बचा है ना, ये 1% है वो मतलब अपने धरातल के अंदर है, धरातल के ऊपर झीलों के रूप में है, नहरों के रूप में है, और जो वर्षा के रूप में जो पानी अपने पीने योग्य जो जल है, मतलब जो वाष्पीकरण की क्रिया होकर वापस बरसात के रूप में जो पानी धरातल पर आता है, वापस समुद्र में जाता है, जो ये जल जो कार्य करता है ना, वो कौन सा है, वो है 1%। ये तो है अपने डाटा, बाकी है कंप्लीट थ्योरी, वो अपन लिखेंगे। अब एक देखो, जल संसाधन के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं, तो जो समुद्र वाला जल है ना, इसका उपयोग है, एक तो जो पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, मतलब जो वाष्पीकरण होता है वो सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब वाष्पीकरण तो जल जहाँ है वहाँ वाष्पीकरण होगा, अगर पौधे में भी जल तो है ना, वहाँ से भी वाष्पीकरण होगा, लेकिन जो वाष्पीकरण होता है उसका 70% है ना वाष्पीकरण का, वो कहाँ से होता है, वो महासागरों से होता है। इससे ही कन्वर्ट होके वापस धरातल पर जल पहुँचता है, और वो वापस समुद्रों में पहुँचता है। और सेकंड चीज़ें पर देखें तो जो जनसंख्या का निवास है ना, जनसंख्या का निवास है वो तटों के ऊपर सर्वाधिक है, मतलब 3/4 जनसंख्या है वो तटों के ऊपर ही बसी हुई है। तो वो समुद्र के सटे हुए जो तट हैं वहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक निवास होता है, क्योंकि जलवायु है वो उपयुक्त होती है वहाँ की। अब अपन इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। हेडिंग डाल दो आप, जल संसाधन, हेडिंग लिखो जल संसाधन। और इसमें लिखो आप, जल मानव जीवन का आधार एवं आधारभूत संसाधन है,
आधार एवं आधारभूत संसाधन है। मानव को जीवित रहने के लिए, मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद मतलब अपना ऑक्सीजन लेते हैं ना, वायु के बाद दूसरी प्रमुख आवश्यकता जल ही है। दूसरी प्रमुख आवश्यकता जल ही है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी आर्थिक कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी आर्थिक कार्य नहीं है जो जल के बिना संभव हो, जो जल के बिना संभव हो। सभ्यता के आदिकाल से ही मानव जल का उपयोग अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता रहा है, और ये आवश्यकताएं प्रकृति के साथ साथ तेजी से बढ़ती जा रही हैं। प्रकृति के साथ साथ तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल संसाधनों का प्रयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल परिवहन तथा उद्योग आदि के लिए किया जा रहा है। और जल की अधिकाधिक खपत ही मानव की प्रगतिशीलता का द्योतक बन गई है। मानव की प्रगतिशीलता का द्योतक बन गई है। इसके बाद में ये एक छोटा सा डायग्राम बना लेना जलीय चक्कर का। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो सब मैं एक चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको, कोई भी अक्सर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको आप नोट कर लो, लिख लो उस चीज़ को। जैसे ये तो आपको पता लग रहा है साफ साफ, मतलब यहाँ जो मैंने 71% जो बताया था, जो जल पाठ बताया था संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, वो बनाया है। जो ये साइड है बिल्कुल सागरों की, मतलब सागरों से वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ लिखा सागरों से वाष्पीकरण, यहाँ लिखा हुआ है। ये मृदा से वाष्पीकरण, और यहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पति से वाष्पीकरण, मतलब वनस्पति से वाष्पीकरण। और यहाँ पर जो नदियाँ वगैरह हैं, झीलें वगैरह हैं, नदियों तथा झीलों से वाष्पीकरण। ठीक है, इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें बताई आपको। पहली सागरों से वाष्पीकरण, सेकंड मृदा से वाष्पीकरण, थर्ड वन और वनस्पति से वाष्पीकरण। यहाँ से देखो ऊर्जा किस में है, ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ सूर्य में, सन या सूर्य। इसके प्रकाश से पानी को ऊर्जा मिलती है, जिससे
भाप या वाष्प बनती है। वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है भाप बन के पानी है वो ऊपर उठता है, संघनन की क्रिया होती है, बादल है वो सेचुरेट होता है, और जो भाप के रूप में जो जल था वायुमंडल में उपस्थित वो जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होता है और वापस धरातल के ऊपर आता है, और यहाँ से वापस जो नदियाँ हैं वो पानी को लेकर वापस समुद्र में पहुँचा देती हैं। और कुछ है वो धरातल के अंदर अंतः प्रवाह के रूप में जल उपस्थित है, जो कुओं वगैरह में, बावड़ियों वगैरह में, उनमें जल है। और अंतः प्रवाह की आपकी नदियाँ वगैरह पढ़ी भी हैं आपने, लूणी नदी वगैरह हैं, वो अंतः प्रवाह के रूप में धरातल के अंदर जल पहुँचता है। और ये जलीय चक्र अपना ये छोटा सा डायग्राम बना लेना यहाँ, और उसके बाद आप लिखो, इसके नीचे लिखो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का जो ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, तो पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध है उसका मात्र और मात्र 1% है जो जल चक्र के रूप में काम आता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 1% भाग, लगभग कितना प्रतिशत? 1% भाग जलीय चक्र में भाग लेता है। जलीय चक्र में भाग लेता है। तापमान जलीय चक्र में ऊर्जा का काम करता है। तापमान जलीय चक्र में ऊर्जा का काम करता है। इस प्रकार धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोतों झील, तालाब, नदियाँ, पेड़ पौधे और समुद्रों में उपलब्ध जल का वाष्पीकरण होगा, समुद्रों में उपलब्ध जल का वाष्पीकरण होगा। एवं यह जल वायुमंडल में प्रवेश करने के उपरांत तापमान कम होने के कारण संघनित होकर वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर आ जाता है। इस प्रकार जल का जो चक्र पूरा होता है उसे जलीय चक्र कहते हैं। इस बात को समझो आप थोड़ा सा। देखो सूर्य है, उसमें गर्मी है, और जब ये समुद्रों का पानी या नदियों का पानी, मैं यहाँ जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना, समुद्र का पानी अगर नाम लो, संपूर्ण पृथ्वी पर जल भाग जहाँ भी है वाष्प बनेगी। ये नहीं है कि भाई वाष्प है वो सिर्फ समुद्र के जल से ही बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर छोटा सा तालाब भी है, अगर गर्मी पाकर वो भी पानी है वो भाप बनेगा। ये गर्मी पाकर वाष्प के रूप में, भाप के रूप में ये पानी ऊपर उठेगा। अब देखो मैंने आपको बताया था 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है? कम हो जाता है। मतलब धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर उठते हैं ना, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है धीरे धीरे। और जो मैंने आपको माप बताया 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और धरातल की अगर अपन अंदर की बात करते हैं, जब प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? तापमान बढ़ जाता है। ये चीज़ें आप याद रखा करो। अब जो पानी है वो भाप बना, धीरे धीरे वो ऊपर उठा, और जैसे जैसे वो ऊंचाई के ऊपर जाएगा तो ये नियम तो ये तो चलेगा ना
जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, कम होगा। तो भाप भी जैसे जैसे ऊपर उठ रही है, देखो भाप बनती है तो वो फैलता है, पानी ऐसे फैलेगा और ऊपर उठेगा भाप बन के। जैसे जैसे ऊपर उठेगा टेम्परेचर कम मिलेगा उसको, और वापस वो पानी क्या है, ठंडा होगा। ठंडा होगा तब बादल सेचुरेट होगा, और जब पूर्णतः बादल सेचुरेट हो जाएगा तो पानी वापस क्या है, बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बूंदों के रूप में वापस कन्वर्ट होगा तब वो बरसात के रूप में धरातल पर वापस पहुंच जाएगा। आगे लिखो आप पैराग्राफ चेंज करके, संपूर्ण जलमंडल में महासागरों में कुल जल का आयतन, अब फिक्स डाटा जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो लिखो। संपूर्ण जलमंडल में महासागरों में कुल जल का आयतन 97.39% है। कितना? 97.39% है। आगे लिखो, हिमटोपियों, हिमनद, हिमखंड के रूप में, हिमटोपियों, हिमनद, हिमखंड के रूप में 2.01%, मतलब जो बर्फ के रूप में जो जल जमा है वो कितना प्रतिशत है, 2.01%। वह भूजल के रूप में 0.58%। झीलों व नदियों के रूप में 0.02%। 0.02%। और वायुमंडल में 0.001%। वायुमंडल में 0.001% रूप में फैला है, जिसका केवल 2.6%। ये 2.6% ना वो है शुद्ध जल के रूप में, वो है, इवन लिखना मत आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझाओ। शुद्ध जल के रूप में देखो ये है ना 97.39%, 97.39%। ये पानी कहाँ है, महासागरों में। वो क्या है, पीने योग्य नहीं है। ये पानी है वो पीने योग्य नहीं है। इसमें फ्लोराइड वगैरह की मात्रा अत्यधिक है, नमक वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और बचा कितना, 2.6%। तो जो 2.6% है वो आप बर्फ के रूप में मान सकते हो, नदियों के रूप में मान सकते हो, नहरों के रूप में मानो, धरातल के अंदर मानो, धरातल के ऊपर मानो, जो शेष बचा ना जो 2.6%, वो जल क्या है, शुद्ध जल है। वो जल है शुद्ध जल है, ये पूरा का पूरा पीने योग्य है। ये जल है वो पीने योग्य है। तो उलझो मत आंकड़ों में आप कि मतलब ये अलग अलग अपने आंकड़े लिखे हैं। वो जो महासागरों के अलावा जो भी शेष जो जल बचा ना वो शुद्ध जल है, वो पीने योग्य है। जिसका केवल 2.6% भागी शुद्ध जल के रूप में है, शुद्ध जल के रूप में है। जल संसाधन को पृथ्वी पर जल के वितरण एवं प्राप्ति के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया है। 3 वर्गों में रखा गया है। ये 3 कौन कौन से, ये लिखो। पहला धरातलीय जल,
पहला धरातलीय जल, धरातलीय जल, सेकंड महासागरीय जल, सेकंड महासागरीय जल, और थर्ड भूमिगत जल, थर्ड भूमिगत जल। इसमें आप पहला हेडिंग डालो धरातलीय जल, धरातलीय जल, और इसमें लिखो पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जल राशि स्थिर एवं गतिशील, जल राशि स्थिर एवं गतिशील दोनों रूपों में मिलती है, दोनों रूपों में मिलती है। ऊंचे पर्वतीय भागों में, ऊंचे पर्वतीय भागों में यह हिमटोपियों के रूप में, यह हिमटोपियों के रूप में तथा मैदानी क्षेत्रों में, तथा मैदानी क्षेत्रों में द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जो जल है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जैसे जैसे नदियाँ, नदियाँ, तालाब, नदियाँ, तालाब, झीलें, नदियाँ, तालाब, झीलें, दलदल, दलदल, नहरें आदि, दलदल, नहरें आदि। अब धरातलीय जल है, इसका फर्स्ट हेडिंग डालो आप नदियाँ। क्या? नदियाँ। नदियाँ, नदियाँ तो लिख ही लो, 5 मिनट है अपने पास, लिखो। धरातलीय जल स्रोतों में, धरातलीय जल स्रोतों में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, हिमाच्छादित चोटियों, हिमाच्छादित चोटियों, झीलों आदि से मिलकर, झीलों आदि से मिलकर हिमाच्छादित चोटियों, झीलों आदि से मिलकर नहीं, निकलकर, आदि से निकलकर विस्तृत भूभाग में, विस्तृत भूभाग में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार नील नदी, नील नदी, देखो लंबाई में अगर अपन देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो नील है, और अगर अपवा क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो वो कौन सी होगी? अमेजन नदी। देखो अनुसार नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, कोष्टक में लिख लो 6695 किलोमीटर, 6695 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा, इसके अलावा अन्य प्रमुख नदियों में, अन्य प्रमुख नदियों में अमेजन, अमेजन, यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग, मिसिसिपी, मिसिसिपी आदि, मिसिसिपी आदि। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो झीलें। क्या? सेकंड झीलें, ये अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।
नेक्स्ट अपन झीलों की बात करेंगे अगली क्लास में।